पहले इन्होंने आंदोलन किया, मोदी जी ने इनकी शर्तें मानी ना सारी, तभी इन्होंने आंदोलन वापस लिया। अब ये जैसे ही चुनाव आया है तो ये कौन से मुद्दे लेके आ गए, और मैं तो नहीं समझती कि इसमें हमारे किसान भाई हैं। मैं एक विभाग की मंत्री हूँ, बाल पुष्टाहार बांटती हूँ, गर्भवती महिलाओं को भोजन देती हूँ, धात्री जो दूध पिलाने वाली महिला है उसको भी भोजन देती हूँ। तो ज़्यादातर मुस्लिम बहनों के या उनके पतियों के ही फ़ोन आते हैं, भाई भारत में रह के हम हिंदू नहीं होंगे तो क्या मुसलमान बनेंगे। वो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो अपना इस्लाम पढ़ते हैं, वो आए हैं बाहर से, तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज साहित्य सुभारती। आज हमारी गेस्ट है उत्तर प्रदेश की मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन मिसेस बेबी रानी मौर्य। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आपकी जो पोस्ट की आपके जो अचीवमेंट्स हैं, अगर हम इन लिस्ट पर नज़र डालें तो एक नेवर एंडिंग लिस्ट बन सकती है। आप मेयर रह चुकी हैं, आप गवर्नर ऑफ उत्तराखंड भी रह चुकी हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं बीजेपी की, और फिलहाल आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो ये जो रोल है आपके, इतने सारे पॉलिटिकल रोल्स, और बेबी रानी मौर्य जो पॉलिटिक्स में आने से पहले थी, इन दोनों किरदारों में कितना फर्क है? देखिए, पॉलिटिक्स एक अपना स्थान है, समाज में अपने को दिखाने का, दर्शाने का, समाज की सेवा करने का। मैं पॉलिटिक्स से पहले तो एक साधारण घरेलू महिला थी, लेकिन मेरा एक सपना था कि मुझे राजनीति में आना है। मेरे पिता राजनीति में थे, तो बचपन से वो सीखते भी आ रहे थे, देखते भी आ रहे थे, घर में एक माहौल भी था। तो तभी एक मन में सपना था कि एक बार चुनाव लड़ना है। और जब कोई भी इंसान सपने देखता है और उनको लक्ष्य बना के चलता है तो मैं समझती हूँ वो जरूर पूरा होता है। मेरा लक्ष्य था कि मुझे राजनीति में आना है। शादी के बाद मैंने अपने ससुराल में अपने पति को, इन लॉज को बताया कि मैं एक बार चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे सहमति दी, और उनकी सहमति के कारण आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, उन्हीं की सहमति के आधार पर कह सकते हैं कि अगर वो मुझे उस समय परमिशन नहीं देते, बहू बना के ही रखते, एक महिला को जैसे घर में रखा जाता है वैसे ही रखते, तो शायद आज मैं उत्तराखंड की गवर्नर भी नहीं बनती, आज या मैं मंत्री हूँ वो भी नहीं होती, या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ महिला की वो भी नहीं होती। पर दोनों किरदारों में कितना फर्क था, और कौन सा आपके लिए ज़्यादा टफ, मैं कहूँगा, कौन सा टफ मानते हैं आप? देखिए, महिला के लिए वो चाहे घर में रहे चाहे घर से बाहर कार्य करे, उसके लिए चुनौती तो रहती ही है। घर में भी चुनौती रहती है, मतलब सबके हिसाब का भोजन कैसे बने, सबको संतुष्ट कैसे कर पाए, सबके लिए अच्छे कैसे बन पाए, कितने काम करें हम, तो वो एक अलग पार्ट है। वो घर घर घरेलू कह सकते हैं हम, कि वहाँ भी हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। अगर हम वहाँ भी अच्छा करेंगे तो एक अच्छी बहू के रूप में स्थापित हो जाएंगे। और इसी तरह राजनीति में अगर हम अच्छा करेंगे, लोगों के लिए जिस भाव से आते हैं राजनीति में सेवा करेंगे, उनके काम आएंगे, उनके दुख दर्द में साथ रहेंगे, तो वहाँ भी हम एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। चुनौती यहाँ भी रहती हैं, चुनौती राजनीति में ज़्यादा है, क्योंकि राजनीति में हमें डबल काम करके दिखाना पड़ता है। एक तो अपने पुरुष भाइयों से लड़ना पड़ता है, और जब उनसे लड़ते हैं तो लगता है कि इनसे अच्छा हम कैसे करके दिखाएं जिससे हमारी छवि और अच्छी बने। तो राजनीति में डबल काम करना पड़ता है। और अगर आप घर में हैं, परिवार की एक सदस्य हैं, तो वहाँ तो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं हम। इस तरह का है, ये डबल रोल रहते हैं। आपके जो फादर हैं वो कांग्रेस के साथ रहे, और जो आपके फादर इन लॉ, आपके जो ससुर जी हैं, वो संघ के एक मेंबर रहे हैं। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ है घर में इस बात, किसी पॉलिटिकल बात को लेकर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा गया हो? भाई, किसी का कुछ मानना है, किसी का कुछ मांगना है, किसी एक मुद्दे पर आपको लगता हो कि परिवार की सहमति नहीं है, तो वहाँ आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं देखिए, मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में थे और सही में कांग्रेस की पॉलिटिक्स में थे। मेरे ससुर जी आईपीएस थे, और वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे।
आरएसएस हमें ये सिखाती है कि सेवा भाव समाज में कैसे करना है, हम ऊंच नीच को कैसे खत्म करें, हम सबको एक साथ लेके कैसे आगे बढ़े हैं। सब हमारे भाई हैं, सब हमारी बहन हैं। वही भाव मेरे पिता का था, तो कभी दोनों में टकराव नहीं हुआ। वो भी कहते थे समाज सेवा करो, तुम राजनीति में आई हो तो अच्छी राजनीति करके दिखाओ, उनका कहना ये होता था मेरे पिता का। और अपना एक ऑरा अच्छा बनाओ, जब तुम अपनी इमेज अच्छी बना लोगी और अच्छा बना लोगी तो सब लोग तुम्हारे साथ वैसे ही चलेंगे। तो मुझे 2 तरह के अनुभव हुए। ससुर जी से मैंने सेवा भाव भी सीखा और पिता से राजनीति में इमेज कैसे बनाई जाती है वो सीखा। और उन दोनों में कभी क्लैश नहीं होता था, क्योंकि वो पहले से साथी थे, एक साथ पढ़े थे। ये उन्हें बाद में पता चला कि हम तो आगरा कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं दोनों। तो बड़े अच्छे मित्र थे दोनों, इसलिए कभी कोई ऐसी बात आई नहीं। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश में, अभी आप कैबिनेट मंत्री हैं और इससे पहले आप उत्तराखंड की गवर्नर भी रह चुकी। तो दोनों स्टेट्स में आपने जब काम किया होगा तो आपने पॉलिटिकल डिफरेंस और सोशल डिफरेंस, लोगों के बीच में क्या फ़र्क है और चुनावी मुद्दों में क्या फ़र्क है, ये आपने क्या महसूस किया? देखिए, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है हमारा, वहाँ की अलग परिस्थिति होने के कारण वहाँ के मुद्दे भी अलग रहते हैं। और उत्तर प्रदेश मैदानी है पूरा, तो वहाँ महिलाओं को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वहाँ महिलाओं को ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो काम, अपने काम के साथ साथ अपने घर भी संभालती हैं। मैं उत्तर प्रदेश में आई तो मैं कहती हूँ यहाँ कि अगर आपको मैनेजमेंट और काम मेहनत करना सीखना है तो उत्तराखंड जाइए, वहाँ की पहाड़ की बहनों से सीखिए कि वो किस तरह 10-12 घंटे रोज काम करती हैं। अपने घर का पूरा काम, पहाड़ पे चढ़ना, पानी लाना, अपने पशुओं को देखना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, भोजन कराना, फिर अपने लिए स्वयं सहायता समूह बना के घर की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो उसमें काम करना। यही बात मैं यहाँ बहनों को बताती हूँ, तो यहाँ भी स्वयं सहायता समूह की जो हमारी बहनें हैं वो अच्छा काम कर रही हैं और वो दिखता भी है। दूसरी बात, आपने कहा कि दोनों जगह क्या अलग अलग विषय था, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ तो मैं गवर्नर थी, उत्तराखंड में तो वहाँ तो अलग तरह का मेरा एक रोल था। वहाँ जो राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और उनके पद के कारण उनकी बात की कोई अवहेलना नहीं कर सकता, वो होना ही है। और यहाँ मैं मंत्री बन के आई हूँ, तो यहाँ काम करने में थोड़ा नौकरशाह से दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन हो जाती। आपने आप ये बात करी, आपने उत्तराखंड में भी काम करा, उत्तर प्रदेश में भी आपने कांग्रेस का भी एक कल्चर देखा है और बीजेपी का भी। तो आप अपने पॉलिटिकल आइडल किसको मानती हैं? देखिए, मैंने तो, मेरे पिता भले ही कांग्रेस में थे, लेकिन मैं कहीं कहीं नहीं थी। मैंने अपना कैरियर ही भाजपा से शुरू किया है, राजनीतिक कैरियर ही। मैं 94 में भाजपा ज्वाइन की मैंने, 95 में आगरा की मेयर बन गई थी। तो मेरा आइडियल तो शुरू से ही मोदी जी रहे हैं। वो उस समय राष्ट्रीय महासचिव थे, उनको मैं फॉलो भी करती थी। और उनका जो एक भाव दिखता था समाज के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, और जो आज भी उस काम को पूरा कर रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, दलित वंचितों के लिए जो अधिकार और कर्तव्य लिखे हैं, आज वो उन्हें वो अधिकार भी दिला रहे हैं, उनके कर्तव्य भी याद दिला रहे हैं। और जो आरएसएस का हमारा एक स्लोगन है कि जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है, आप उसकी चिंता कैसे करेंगे, उसको आप आगे तक कैसे लाएंगे। आदरणीय मोदी जी उस काम को पूरा कर रहे हैं और हम सब उनके कार्यकर्ता हैं, उनके अनुयायी हैं। वो जिस तरह का कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है, तो वो केवल दलित, गरीब, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए काम करोगे तभी बन सकती है। आपकी कुछ स्पीचेस, आपके कुछ इंटरव्यूज देखे हमने यूट्यूब पर, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे आप एक बहुत बड़ा चेहरा है दलित लोगों का, बैकवर्ड क्लासेस का। जी, तो जब अपोजिशन इस बात को उठाता है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, तो आप उस बात से कितना अग्री करते हैं?
देखिए, जाति जनगणना होना राजनीति में जरूरी नहीं है। आप अपनी कुव्वत के या अपने टैलेंट के आधार पर या आप क्या कर सकते हैं उसके आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। जाति गणना की ये जो बात करते हैं विपक्षी दल, मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूँ कि वो जानबूझ के राजनीति को और भी एक तरह से मतलब अच्छी राजनीति नहीं करना चाहते हूँ। अगर आपको अच्छी राजनीति करनी है, आपको महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, अच्छे सोच के व्यक्ति आगे लाने पड़ेंगे, अच्छे युवा आगे लाने पड़ेंगे और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना पड़ेगा, जिससे वो आगे चल के एक अच्छे नागरिक बने। और अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो अच्छी राजनीति करें। और मैं समझती हूँ महिलाएं इस मायने में ज़्यादा बेहतर तरीके से राजनीति करती हैं, क्योंकि वो किसी दंद वंद में, गंदगी में नहीं फंसती हैं। उनका जो लक्ष्य होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है। मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था कि मुझे समाज के लिए काम करना है, मुझे गरीबों के लिए काम करना है, मुझे उन महिलाओं की आवाज़ बनना है जिनकी आवाज़ कोई नहीं है। अगर हम उनको न्याय दिला पाए, यही राजनीति है। और अगर इस भाव से हम राजनीति करेंगे तो कोई भी पार्टी हो अपने उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है, जैसे बीजेपी मुझे आगे बढ़ा रही है। अभी आपने ये बात करी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप इतने काम करते हो या आपके साथ इतने लोग मिलने आते हैं, कुछ होता है, कभी आपने ऐसा महसूस किया कि अगर ये काम हुआ या ये कोई चीज़ गलत होगी तो इसके बाद आपका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो सकता है या कोई परेशानी आ सकती है आपके करियर में? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसा मोमेंट आया हो? ऐसा इंसिडेंट तो कोई नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं कभी गलत काम की तरफ ध्यान ही नहीं देती, इसलिए कोई गलत लोग मेरे यहाँ आते भी नहीं है। मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ। मैं लोगों से यहाँ तक कहती हूँ, भैया तेरा काम वहाँ से होगा, वहाँ चला जा, यहाँ टाइम खराब मत कर। कभी करप्शन के लिए भी कोई केस? नहीं, कोई नहीं आया मेरे यहाँ, अच्छा। कोई नहीं आया, क्योंकि हम उस लाइन के व्यक्ति नहीं हैं। मैंने पहले ही बताया कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि अपनी इमेज अच्छी बनाना। इमेज अच्छी बनानी है तो आप करप्शन की तरफ नहीं ध्यान देंगे, पैसा नहीं कमाएंगे। अगर आपकी इमेज अच्छी बनेगी तो पार्टी आपको आगे ले जाएगी। और पैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ईश्वर ने जो माध्यम बनाया है, जो काम दिया है, उसको आप कितना आगे तक ले जा रहे हैं, ये सोच रहनी चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने मैम, क्योंकि हम तो जनरली ऐसा सुनते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पास लोग अप्रोच करते हैं कि नहीं इतने पैसे ले करते होंगे, पर मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया बंदा, और मैं ऐसा काम कर भी नहीं सकती। ना मेरे संगठन ने, ना मेरी पार्टी ने मुझे ये काम करना सिखाया है। गलत काम के लिए हमेशा ना आए। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जितने मेजर अपोजिशन के लीडर्स हैं, या तो ये ईडी के केसेस में बिजी हैं या इन पर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही होती है, कोई बेल पे बाहर होता है। तो एक परसेप्शन ये बनाया जाता है, एक धारणा ये बनाई जाती है कि बीजेपी जो है वो जांच एजेंसियों का गलत यूज़ करती है। भाई बीजेपी क्यों करती है? वो स्वतंत्र संस्था है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। और ये तो जब कांग्रेस का जमाना था तब भी ये करती थी जांचें, और आज भी कर रही हैं। कहाँ इंटरफेयर है? अच्छा आप बताइए, कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? जो अवैध रूप से धन कमा रहा है उसके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? उनकी पहले जो उस पर नज़र रखी जाती है 6 महीने साल भर, उसको वॉच किया जाता है। लगता होगा ईडी को और सीबीआई को कि ये गलत चल रहा है काम, तब वो छापे डालते, पार्टी के कहने से नहीं डालते। एक बात ये भी देखी गई है कि माइनॉरिटीज़ जिसे कहा जाता है हमारे देश में, जैसे मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल प्रो हिंदू पार्टी हो गई है, वो मुस्लिम्स के लिए नहीं सोचती और मतलब दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं सोचती। तो ऐसा मतलब क्या है कारण कि हम उन्हें, बीजेपी जो पार्टी है वो उन्हें सपोर्ट में नहीं ले पाई है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसका जवाब मैं देना चाहूँगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, धन जन योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, सुमंगला योजना हो, क्या वो हिंदुओं को ही बट रही है? मुसलमानों को नहीं बट रही। अगर आप सर्वे करके देखेंगे तो इनका लाभ हमारे सबसे ज़्यादा हिंदू भाई बहन
इसका लाभ ले रहे हैं इन योजनाओं का। मैं एक विभाग की मंत्री हूँ, बाल पुष्टाहार बांटती हूँ, गर्भवती महिलाओं को भोजन देती हूँ, धात्री जो दूध पिलाने वाली महिला है उसको भी भोजन देती हूँ। तो ज़्यादातर मुस्लिम बहनों के या उनके पतियों के ही फ़ोन आते हैं कि मैडम हमारी पत्नी को ये भोजन नहीं मिला, या हमारी पत्नी गर्भवती है उसे ये भोजन नहीं मिला। हिंदू का आज तक नहीं आया है। तो लाभ तो वो ज़्यादा ले रहे हैं और हम उन्हें कोई अलग थोड़ी मानते हैं। अब वो नहीं जुड़ते, राजनीतिक जो पार्टियां हैं और वो उन्हें बरगलाती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मोदी जी के पुराने देखिए इंटरव्यूज, मैं कल ही देख रही थी, वो कह रहे हैं हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन अपने धर्म के साथ जीना उन्हें भी है, अपने धर्म के साथ जीना हमें भी है। हम हिंदू धर्म मानते हैं, वो इस्लाम धर्म मानते हैं। अगर हमारे मंदिर बनेंगे तो उन्हें कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उनकी मस्जिद बनती है तो हमें कोई कठिनाई नहीं होती। कभी आप बताइए एक भी मस्जिद किसी हिंदू ने तोड़ी हो? आप बताइए। नहीं है ही नहीं है, हम तो खुद ही। फिर- बट उनका ये कहना होता है ना कि जैसे दिमाग 1991 में का वर्शिप एक्ट आ गया था। बचपन से बिठा दिया जाता है कि ये प्रो हिंदू है। भाई भारत में रह के हम हिंदू नहीं होंगे तो क्या मुसलमान बनेंगे? वो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो अपना इस्लाम पढ़ते हैं, वो आए हैं बाहर से, तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हर धर्म की यहाँ पूजा होती है, इस्लाम की होती है। जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वो भी अपने धर्म का पालन करते हैं, हमारे माइनॉरिटी वाले जैन धर्म वाले भी जैन धर्म का अपना पालन करते हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं होती है। जो हिंदू धर्म का पालन करता है वो हिंदू धर्म का पालन करता है। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो जिसकी वजह से वहाँ की आम जनता बहुत परेशान है। हरियाणा बॉर्डर से भी लोग बहुत दुखी हैं, पंजाब बॉर्डर पे भी लोग बहुत परेशान हैं, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो चल रहा है। यस। लेकिन वहीं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़ती अगर हमारी बात सुनी जाती, अगर उन्हें एमएसपी दी जाती। तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार फार्मर्स के साथ बातचीत करने में फेल हो गई? कहाँ फेल हुई? मोदी पहले इन्होंने आंदोलन किया, मोदी जी ने इनकी शर्तें मानी ना सारी, तभी इन्होंने आंदोलन वापस लिया। अब ये जैसे ही चुनाव आया है तो ये कौन से मुद्दे लेके आ गए, और मैं तो नहीं समझती कि इसमें हमारे किसान भाई हैं। कई किसान भाइयों के आप इंटरव्यू देते हैं, मैं भी देखती हूँ उन्हें यूट्यूब चैनल पे, वो कहते हैं हम तो अपने काम कर रहे हैं, हम तो वहाँ गए नहीं। ये तो पता नहीं कौन लोग हैं जो आके बैठ गए हैं और बवाल कर रहे हैं। तो जो, और आज किसान के पास इतना काम है, कहीं आलू खुद रहे हैं, कहीं सरसों कट रही है, कहीं चावल की बुवाई हो रही होगी, कहीं कुछ हो रहा होगा, तो सारा किसान तो काम में लगा हुआ है। कहाँ टाइम है कि वो जाके टाइम खराब करे अपना? हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हमें लोग नहीं मिलते, कह रहे बहन जी हम तो अपने खेत में काम देख रहे हैं, तो हमें नहीं पता वो कौन लोग हैं। और मोदी जी सबकी सुनते हैं, इनकी पहले जो मांगे थी वो उन्होंने पूरी की हैं। अभी मोदी जी की बात चल रही है, मैं एक सवाल ये लेना चाहूँगा, ये मैं पहले भी पूछ चुका हूँ बहुत लोगों से कि अगला बीजेपी का चेहरा कौन होगा। बहुत लोग ये मानते हैं कि अगला चेहरा हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नितिन गडकरी, अमित शाह जी, इनमें से भी कोई नाम हो सकता है। तो आप तो खुद बीजेपी का हिस्सा है, हाँ, आपको क्या लगता है कि कौन होगा, या आपकी किसी से बात हुई है उसके बारे में? नहीं नहीं, ये बीजेपी है, ये एक परिवार है। यहाँ कोई एक आदमी तय नहीं करता किसी का नाम, यहाँ पूरा संगठन तय करता है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है कि भाई अब उनके पिता बने अब पुत्र बनेगा, उनका पुत्र बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मैं घर में रहने वाली महिला उत्तराखंड की गवर्नर बन सकती हूँ। इसी तरह जो पार्टी जो संगठन तय करेगा वही नाम आगे आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन आने वाला है, ये तो गर्व का विषय। वैसे भी जब मोदी जी है तब तक तो कोई बात ही नहीं है, बाद में संगठन तय करेगा। एक हम ना छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। हाँ। इसमें मैं आपके सामने एक नाम लूँगा, हाँ। आपके दिमाग में जो भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस सबसे पहले आए उस आदमी से रिलेटेड, आपको वो बोलना है, ठीक है? सबसे पहला नाम है अखिलेश यादव। अब उनके लिए क्या कहना, वो तो ये कहते हैं कि जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, वो किसी को मानते ही नहीं। वो हर बात में हमने किया हमने किया हमने किया।
भाई तुमने किया तो बाकी और भी तो थे, कांग्रेस भी तो आई थी, बीजेपी की भी तो सरकारें बनी थी बीच में, ऐसा तुमने क्या कर दिया जो इतना तूफान उठाए रहते? शिवपाल यादव। शिवपाल यादव को तो वो बोलने ही नहीं देते, वो तो अखिलेश यादव से डरे हुए रहते हैं बेचारे, वो तो सही में बेचारे हैं। मायावती। मायावती ने शुरू में समाज के लिए कुछ किया, लेकिन बाद में वो क्यों इतना बदल गई, क्यों नहीं समाज के साथ खड़ी रही, ये मेरी समझ से परे है। प्रियंका गांधी वाड्रा। उनके लिए क्या कहना, जो विदेशों में पले हो, विदेशी भाषा बोलते हो, जो कभी जमीन पे नहीं चले हो, जिन्हें कभी ये नहीं मालूम कि गरीब की बच्ची क्या भोजन करती है, वो कैसे स्कूल जाती है, उसकी माँ उसको क्या खिला के भेज रही है, वो क्या राजनीति करेंगी? क्योंकि हमने सुना चुनाव के था, समय दिखते हैं बस दोनों भाई। हमने सुना था कि एक समय पर वो यूपी का चेहरा थी कांग्रेस की तरफ से। हाँ रही होंगी, मैं भी मान लेती हूँ आपके बात। अच्छा, एक आखिरी नाम, योगी आदित्यनाथ जी। योगी है, वाकई योगी है, कोई माने या ना माने, उनका कोई परिवार नहीं, जो घर परिवार छोड़ाया, जिन्होंने परिवार से नाता तोड़ लिया, वो आज भी जब हमारे साथ बैठते हैं मीटिंग में, एक ही बात कहते हैं कि मैं तो समाज के लिए हूँ। भाई जो काम करना है समाज के लिए करना है, मुझे हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, मेरी पूरी प्रजा मेरी है। जब तक मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, सबके लिए समान रूप से काम होना चाहिए, समान भाव से काम होना चाहिए, और ईमानदारी से काम होना चाहिए, नियम के अनुसार काम होना चाहिए। ये सारी बातें वो हमें सिखा। अच्छा, ऐसा कोई रूल बन गया है क्या बीजेपी में कि जो बहुत बड़ा नेता होता है वो ज्यादातर अनमैरिड होता है, इसकी शादी नहीं हुई होती? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। देखिए हमारी जो आरएसएस जो संघ परिवार है, वहाँ देश सेवा के भाव से लोग आते हैं और उन्हें स्वयं सेवक के रूप में तैयार किया जाता है। उनके अंदर कूट कूट की देशभक्ति, राजभक्ति सिखाई जाती है कि तुम्हें देश के लिए काम करना है। तब उनके आप ही अपने मन में आता है कि एक ही तो जीवन मिला है, अगर इसे देश के लिए समर्पित कर दें, माँ भारती के लिए समर्पित कर दें तो क्या है। इसीलिए हमारे बहुत सारे स्वयंसेवक शादी नहीं करते हैं। शादी नहीं करते तो वो काम ज़्यादा करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं तो फिर कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी मैं चाहूंगा आप एक बार स्वार्थी कैंपस आए हमारे, हाँ है ना, और जो बच्चों को आप अपना ये कहते हैं ना, ये जो आपका एनलाइटनमेंट है हाँ, ये दें, बच्चों से इंटरेक्ट करें, वो समझे कि कितना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। वाकई सही बात है। अब आप समय लेके कम से कम 15 दिन पहले मुझे बताइए, जी तो फिर मैं कोशिश करूंगी आने की। वैसे अभिनव ने एक बार कहा भी था, मैं जी नहीं आ पाई, कुछ कार्यक्रम लग गया। देखिए जैसे आज भी आपका था, तो रात को फोन आ गया, तो मुझे 4 बजे लखनऊ पहुंचना है। जी। तो बस यही कार्यक्रम रहते हैं। फिर भी आप एक पत्र, कोई अच्छा कार्यक्रम करिए। बच्चों को आज बहुत जरूरत है उनको प्रेरित करने की, बच्चों को सही दिशा देने की, माँ भारती की सेवा करने की। बिल्कुल। हमारा कर्तव्य यही है, हम आए दुनिया में इसलिए हैं। मानव जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है ना, जिसमें हम जितने अच्छे काम कर जाए, जितना लोगों का भला कर जाए, वो सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। थैंक यू।